Dear students, today we are going to do a very important topic about reconciling our QuickBook accounts with our bank statement. Bank statement, as you know, is the statement received from the bank. You can also print it online, with which we need to balance our accounts. We need to know how much money has entered our account and how much funds have been transferred out. हमें ये देखना होता है कि हमने जो चेक दिए हुए हैं वो सारे के सारे लोगों ने इनकैश करवा लिए हैं और जो हमने लोगों से लेके कस्टमर से लेके चेक्स डिपॉजिट कराए थे क्या वो भी इनकैश हो गए। सिर्फ अगर यही चीज़ें होती तो बैंक रिकन्सिलिएशन इतना मसला नहीं होता। हमारे पास हमेशा एक लिस्ट होती है चेक्स की जो कि हमने डिपॉजिट कराए होते हैं। अगर उनमें से कोई भी बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ही ये है कि ये अभी तक इनकैश नहीं हुआ। और इसी तरह से हमने एक लिस्ट रखी हुई होती है उन चेक्स की जो हमने अपने लोगों को, अपने सप्लायर्स को, अपने वेंडर्स को या और लोगों को दिए हुए हैं। उनमें से अगर कोई नंबर हमारी बैंक स्टेटमेंट पे शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि जिसको भी हमने वो पेमेंट की है उसने अभी तक ये प्रेजेंट करके इनकैश नहीं करवाया। अगर सिर्फ इतनी सी बात हो तो ये रिकन्सिलिएशन चंद घंटों का काम है जो कि मैन्युअली कोई भी आपका अकाउंट, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो डेली बेसिस पे कर सकता है, अगर आपके पास नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो वीकली बेसिस पे कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ ये रिकन्सिलिएशन होना ज़रूरी है क्योंकि इस रिकन्सिलिएशन में सिर्फ और सिर्फ चेक्स ही नहीं आते और भी छोटी मोटी अमाउंट्स आती रहती हैं जिनका हमें अकाउंट फॉर करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल इसमें यह है कि अगर बैंक हमसे कोई फाइनेंशियल चार्जेस ले रहा है तो हमें इस बारे में सिर्फ उसी वक्त पता चलेगा जब हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट आएगी। अगर वो बैंक स्टेटमेंट हमारे पास ना आई हो तो हम कभी भी रिकन्साइल बैंक के साथ नहीं कर पाएंगे। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली मिसाल ये है कि अगर आपकी बहुत सारी जो पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं वो थ्रू क्रेडिट कार्ड हो रही हैं तो बैंक उस क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर एक छोटा सा फाइनेंशियल चार्ज लगा के पैसे अपने पास रख लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई 10,000 रुपये दे रहा है तो बिल्कुल मुमकिन है कि 300 रुपये बैंक ने फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे काट लिए हैं। आपने अपने पास जो रिकॉर्ड किया है वो तो पूरे 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपकी अमाउंट इन हैंड, कैश इन हैंड, जो कि बैंक्स में भी और कैश में भी पड़ी हुई है, वो रिकन्साइल नहीं होगी। क्यों? उसमें वो 300 रुपये आपने अकाउंट फॉर नहीं किए हुए जो कि बैंक ने फाइनेंशियल चार्जेस की मद में काट लिए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले बैंक स्टेटमेंट चेक करें और उसमें से वो तमाम चीज़ें जो कि बैंक ने आपके फंड्स के साथ की हुई हैं उनको मार्क करें और उनको एंटर करें अपने सिस्टम में ताकि हमें पता हो सके कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे अमाउंट्स में से बैंक ने डिडक्ट कर ली। इसके बगैर रिकन्साइल होना मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपका सेविंग अकाउंट हो जिस पे आपको प्रॉफिट आता हो। अब प्रॉफिट जब आपके पास आएगा तो प्रॉफिट के भी 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो प्रॉफिट, वो अमाउंट जो कि बैंक आपको अदा कर रहा है और एक उसके ऊपर से वो एडवांस टैक्स जो उसने काट लिया है। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी भी जगह 10% टैक्स काटता है और आपको 10,000 रुपये उसने प्रॉफिट दिया है तो 10% टैक्स का मतलब है उसने 1,000 रुपये विदहेल्ड कर लिया है और टोटल प्रॉफिट जो आपके अकाउंट में आया है वो 9,000 रुपये। अब ये वाली चीज़ें आपको सिर्फ उस वक्त पता लगेंगी जब आपके पास बैंक अपनी स्टेटमेंट भेजेगा, या आप खुद से इसको अकाउंट फॉर पहले नहीं कर सकते थे। इसलिए यू हैव टू स्क्रूटनाइज योर बैंक स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, आइडेंटिफाई ऑल द डिडक्शंस, जितनी डिडक्शन हुई है उन सबको आप मार्क करें और जितनी भी एडिशनल इनकम हो गई है, अदर इनकम, उसको आप मार्क करें और उसके बाद इनकी एंट्री करें। तब जाके आपके पूरा का पूरा क्विक बुक्स का अकाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल हो सकेगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए थोड़ी सी जहानत और
तजुर्बा चाहिए, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप सिस्टमैटिकली करना शुरू करें तो हल ना हो जाए। जब भी आप बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ फाइनेंशियल आपके पास चार्जेस लग रहे हैं, आप उन्हें मार्क करें। कहाँ-कहाँ आपके पास अदर इनकम आ रही है, उसको मार्क करें और उसको सबसे पहले एक जगह नोट कर लें अपने पास रजिस्टर में, ताकि आपकी डेटा एंट्री रिकंसिलिएशन के वक्त बिल्कुल सही हो सके और क्विक बुक्स का रिकॉर्ड भी अप टू डेट आ जाए। तो लेट्स गो ओवर टू आवर क्विक बुक्स स्क्रीन एंड सी हाउ इट इज डन। आइए अब हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से हम बैंक स्टेटमेंट को अपने क्विक बुक अकाउंट के साथ रिकंसाइल करेंगे। जैसे आप होम पेज पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी रिकंसाइल का बटन मौजूद है और बैंकिंग सेक्टर में भी आपको रिकंसाइल का आइटम मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास बिगिन रिकंसिलिएशन का एक स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपसे वो पूछेगा, वो ये पूछेगा कि ये बताएं कि ये कौन सा अकाउंट है जो आप चेक करना चाह रहे हैं। आपने उसे उस ड्रॉप डाउन में से अपना करंट अकाउंट दे दिया है। स्टेटमेंट डेट, ये आपकी स्टेटमेंट डेट नहीं है, ये वो डेट है जिस दिन बैंक ने आपको स्टेटमेंट भेजी। उसने आपको जो स्टेटमेंट भेजी है उसकी डेट आपने यहाँ लिखनी है और ये कोई भी डेट हो सकती है जो कि आपने रिकंसाइल करनी है। इन दिस केस वी आर गोइंग टू रिकंसाइल आर डेट इन दिसंबर। यहाँ आपने वो एंडिंग बैलेंस देना है जो उस बैंक स्टेटमेंट में आपको मिला है। अब हमें पता चल गया है कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक क्या एंडिंग स्टेटमेंट थी, क्या बैलेंस था हमारे बैंकिंग अकाउंट में, और हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इसके साथ हम रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या चीज़ें बैंकिंग स्टेटमेंट में मार्क करनी है, नोट करनी है और एडअप कर देनी है, वो था बैंक के सर्विस चार्जेस या जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस। इसकी जो भी अमाउंट होगी आप यहाँ लिखें, ताकि हमें ये पता है कि ये कितने चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं। ये हमने पहले अपने सिस्टम में, अपने अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं किए होंगे। इसी तरह से अगर कोई इंटरेस्ट हमें मिला है, अदर इनकम हुई है हमारी, तो वो अमाउंट हमने इंटरेस्ट अर्न में डाल देनी है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये आए हैं तो हम यहाँ 10,000 रुपये लिख दें, लेकिन हमारे पास 10,000 आने के साथ साथ क्योंकि 1,000 रुपये कट गए थे एज विद होल्डिंग टैक्स, तो उसकी अमाउंट हमारे फाइनेंशियल या सर्विस चार्जेस में चली जाएगी। जितने हमारे फाइनेंशियल चार्जेस हैं, जितनी हमारी अदर इनकम है, आपने पहले नोट की होगी, आपने वो वैल्यू यहाँ डाल देनी। ठीक है जी। इसके साथ ही आपने लोकेट डिस्क्रिपेंसी का बटन दबाना है और ये पूरी की पूरी एक स्क्रीन आपको सामने नजर आ जाएगी। वही अकाउंट है जो हमने पहले चूज किया था। यहाँ से आप डिस्क्रिपेंसी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं या प्रीवियस को रिपोर्ट है तो वो हम चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे खतरनाक चीज होती है अनडू लास्ट रिकंसिलिएशन। ये आपने सिर्फ उस वक्त दबाना है जब आपके ख्याल में आपसे पिछले दफा कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो। ये बहुत डिफिकल्ट काम होगा क्योंकि अगर आपने एक पीरियड क्लोज कर दिया है और उसके बाद हम अनडू कर रहे हैं तो आपको इस रिकंसिलिएशन से पिछली वाली रिकंसिलिएशन भी करनी पड़ जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हम अवॉइड करें और रिकंसाइल जब हो जाए, और आमतौर पे होता भी है बैंक के साथ, जब आप एक बार रिकंसाइल कर लेते हैं तो आपके फंड्स आपस में मैच कर चुके होते हैं। जितने पैसे बैंक में हैं उतने ही पैसे आपका सिस्टम शो कर रहा होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब ही ये है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है। अनडू लास्ट रिकंसिलिएशन इज द लास्ट रिजॉर्ट। इधर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ नहीं जाए, क्योंकि हमारा काम दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा। हमें पुरानी स्टेटमेंटें चेक करके रिकंसाइल करनी पड़ जाएंगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त कोई पुरानी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो अनडू हम करना चाहें। So we can start our reconciliation process. Reconciliation process जैसे कि आपने देख लिया, यह सारा का सारा वही चीज़ है जो कि हम अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। Let us continue. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन सामने खुल गई है
उसमें हमारे पास जितनी भी चेक्स हमने लोगों को इशू किए हैं उसकी लिस्ट आ रही है, और दूसरी तरफ जितने भी पेमेंट्स या किसी और अकाउंट से ट्रांसफर्स हुई हैं वो आ रही हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिपॉजिट, और इसको क्या कहते हैं? इस साइड को कहते हैं पेमेंट्स। हमारे पास कंप्लीट लिस्ट नज़र आ रही है, और हम ये देख सकते हैं कि इसमें कि कितनी पैसे हम लोगों को दे चुके हैं और कितने पैसे हम लोगों से ले चुके हैं या किसी और अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि एंडिंग बैलेंस हमने यहाँ क्या दिया हुआ है, और हमारी जो अपना सिस्टम है वो क्या बता रहा है कि कितना बैलेंस हमारे पास मौजूद है। ये जो एंडिंग बैलेंस है ये है हमारा स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। हमने इसके साथ अपने स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करेंगे तो ये जो डिफरेंस नीचे नज़र आ रहा है ये ज़ीरो करवाना है हमने। अगर ये हमसे ज़ीरो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कोई मसला है। हमने ये चीज़ ज़ीरो करनी है, यही रिकंसिलिएशन कहलाती है। चलें, हम कहते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें अकाउंट फॉर हैं, तो हमने तमाम का तमाम चीज़ें इसमें से मार्क कर ली कि दे आर कंप्लीटली डन। लेकिन अब भी डिफरेंस आ रहा है हमारे पास और सिस्टम के पास। एंडिंग बैलेंस उसके पास कितना है? 43,000। हमारे पास कितना है? 45,969। अब हम इसको किस तरीके से रिकंसाइल करें? इसका तरीक़ाकार ये है कि हम अपना रिकॉर्ड चेक करें कि किस तरीके से हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की थी। हमारे पास बैंक के स्टब्स मौजूद होते हैं, हमारे पास पूरी डिटेलें मौजूद होती है, वो हम वन बाय वन अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करना शुरू करेंगे, और इसमें हम ये देखते जाएंगे कि किस तरीके से ये पैसे जो है वो हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं। ये पैसे शॉर्ट पड़ने का मतलब ये है कि एंडिंग बैलेंस बैंक में तो ये है, लेकिन आपके पास ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई पेमेंट की है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। डिफरेंस क्या है? 2,969 रुपये 10 पैसे। अब जब आप चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की हुई है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जो हमारा ये वाला अकाउंट है, ये जो हमारे अकाउंट्स हैं इस वक्त जो हमने डिपॉजिट कराए हैं वो अभी तक हमारे पास पैसे नहीं आए, जिस वजह से ये एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है। दूसरा, ये हमने एक डिपॉजिट कराया हुआ था, ये भी अभी तक क्योंकि ऑनर नहीं हुआ है इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्योंकि हमने ये दोनों अकाउंट अभी रिकंसाइल नहीं करने, बैंक स्टेटमेंट भी हमें नहीं मिले ये अकाउंट, इसलिए हमने इनको क्लियर कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास पैसे बच गए हैं, डिफरेंस आ रहा है, वो है 666.45। हमने वो अकाउंट निकाल दिए हैं अपने पास से जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहे। अब जो फाइनल डिफरेंस बचा उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ये पेमेंट वो है जो कि हमारे पास से किसी ना किसी वजह से कट गई, या ऐसी कोई पेमेंट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की। उसका तरीक़ेकार ये है कि हमें अपने पास चेक करना है, मैनुअल रिकॉर्ड, कि हमने कोई चेक बनाया था जो हमने किसी को दे दिया है, वो क्लियर भी हो गया है, लेकिन हमने अपने पास रजिस्टर में रजिस्टर नहीं किया हुआ। कितनी अमाउंट से? 666.45। जैसे ही हमें वो रिकॉर्ड मिल जाता है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने रजिस्टर के थ्रू उतने अमाउंट की पेमेंट करनी है सही अकाउंट में, और इसको रिकॉर्ड कर देना। अब जबकि हमने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली है तो हम दोबारा जाके रिकंसाइल में देखेंगे और हमें वो चेक नज़र आ गया है जो हम यहाँ रजिस्टर करना
भूल गए थे। जैसे ही हमने उस चेक को जो कि हम रजिस्टर करना भूल गए थे अपने सिस्टम में, हमने बाहर रजिस्टर किया हुआ था, अपने सिस्टम में हम रजिस्टर करना भूल गए थे, जैसे ही हम उसको टिक मार्क करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंसेस सारे के सारे रिकंसाइल हो गए। इसका मतलब है हमारी बैंक स्टेटमेंट और हमारा क्विक बुक्स का अकाउंट आपस में मैच कर गया है। ये एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है जो थोड़ा सा मैनुअल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी मैनुअल आती है। जब बैंक स्टेटमेंट मैनुअल आएगी तो आपने उसको सामने रखना है और अपना पूरा अकाउंट ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ डिस्क्रिपेंसी है, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल चार्जेस आ गए हैं, कहाँ कहाँ अदर इनकम हो गई है। हर चीज़ को रिकंसाइल करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो जाएगी और सही हो जाएगी। दिस इज अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज बट इट हैज टू बी डन पीरियोडिकली। पीरियड क्या होगा ये आपने डिसाइड करना। जब आपने रिकंसाइल कर दिया तो आपके पास ये तमाम चीजें प्रिंट करने की ऑप्शन आ जाती है। इस ऑप्शन में क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप रिकंसाइल कर देंगे तो तमाम चीजें जो रिकंसाइल आपने करती हैं वो आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएंगी और आपको ये पॉपअप नजर आएगा जो आपसे कहेगा कि आपको समरी चाहिए, डिटेल चाहिए या दोनों आप प्रिंट करवाना चाहें। तो सहूलत इसी में है कि आप बोथ को चूज करें और वो प्रिंट करा के एज अ रिकॉर्ड अपने पास रख लें। नाउ ये रिकंसिलिएशन इज ओवर। अब अगली रिकंसिलिएशन इससे आगे होगी।